हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 12 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। यहाँ पर साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, Han Kang, the first South Korean author to win the Nobel Prize in Literature. And second, Han Kang's international breakthrough came with her novel The Vegetarian, which explores the societal consequences of a woman's decision to stop eating meat. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, साउथ कोरियन राइटर एंड नोवेलिस्ट हान कांग won the Nobel Prize in Literature 2024 for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. So she became the first South Korean to win a Nobel Prize in Literature and the second Nobel laureate from South Korea after former South Korean President Kim Dae-jung, who won the Nobel Peace Prize in 2000. So The Vegetarian, her first novel to be translated into English, won the 2016 Man Booker International Prize, जिसको रीनेम किया गया था as International Booker Prize in 2019. इसके साथ ही नोबेल प्राइज की बात करें तो दीज प्राइजेस आर गिवन इन 5 सेपरेट अवार्ड्स ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग्स ईयर हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1895 में। और पहली बार नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था 1901 में बाय द नोबेल फाउंडेशन, और इसको एस्टैब्लिश किया था स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने। और जब इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी तब इसको 5 सब्जेक्ट्स के लिए प्रदान किया जाता था, या 5 फील्ड के लिए कह सकते हैं, जिनमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। और बाद में इकोनॉमिक साइंसेस को इसमें ऐड किया गया 1969 में। इसके साथ ही जो पीस प्राइज है वो प्रदान किया जाता है नॉर्वे में, बाकी जो सभी प्राइजेस हैं वो प्रदान किए जाते हैं स्वीडन में। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट धौलागिरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आपने देखा होगा हाल ही में धौलागिरी पर्वत काफी चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि ये किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, म्यांमार, नेपाल या फिर चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है नेपाल में। आप देख सकते हैं, 5 Russian mountaineers recently died on an expedition on Mount Dholagiri, and this Mount Dholagiri is the 7th highest mountain in the world with an elevation of 8,167 meters. So this mountain is located in the west central Nepal, part of the Himalayan range, and is the highest mountain entirely in Nepal, known for snowy peaks and glaciers. और जो वर्ड धौलागिरी है इसका मीनिंग होता है व्हाइट माउंटेन, और ये धौलागिरी शब्द जो है ये एक संस्कृत का शब्द है। सो द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाइंब वाज बाय स्विस क्लाइंबर मैक्स एसेलिन in 1960, and the mountain is challenging due to its tough terrain and unpredictable weather. So इस वजह से ये अभी काफी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The National अनुभव अवार्ड स्कीम was launched by which of the following departments? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा शुरू
की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम जो है ये शुरू किया गया है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। आप देख सकते हैं the National Anubhav Award scheme was launched in March 2015 by the Department of Pension and Pensioners Welfare under the Ministry of Personal Public Grievances and Pension. So this scheme encourages retiring and retired government employees to share their experiences and contributions through the Anubhav portal, enhancing transparency and knowledge sharing among civil servants. अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो एक्सटेंड कर दी गई है एंड इट इज एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सीपीएसयूज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। यहाँ पर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज रिलीज्ड बाय द UNFCCC एंड सेकेंड wildlife population have declined by 73% globally over the past 50 years. And third, freshwater populations have suffered the heaviest decline followed by terrestrial and marine population. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नॉट बाय UNFCCC. So the report emphasizes that human activities like deforestation, habitat destruction, and climate change are the major contributors to biodiversity loss. Freshwater species in particular are at greater risk due to the habitat degradation, overexploitation, and pollution. इसके साथ ही जो भारत का मिलेट मिशन है जिसके लिए भारत ने श्री अन्न स्कीम को लॉन्च किया है इसको काफी ज्यादा प्रेज किया गया है फॉर इट्स एफर्ट इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके साथ ही वर्ल्ड वाइल्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करें WWF की तो ये एक स्विस बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 and it works in the field of wilderness preservation and the reduction of human impact on the environment. आपने देखा कि इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। वर्तमान समय में WWF के प्रेसिडेंट हैं आदिल नाजम और इसका उद्देश्य है to stop the degradation of planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with the nature. और ये जो रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये WWF के द्वारा 1998 से प्रकाशित की जा रही है और ये हर 2 वर्ष पे प्रकाशित की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the 44th and 45th ASEAN summits being held in Vientiane, Laos? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लाओस के वियंतियन में आयोजित 44th और 45th आसियान शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं आसियान बिल्डिंग सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स,
सेकंड, आसियान स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी। थर्ड, आसियान इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। या फिर आसियान प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका थीम है आसियान इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। आप देख सकते हैं, द cooperation guided by the ASEAN way aims to maintain peace and promote socio-economic development in the region. And the theme for this year's summit focuses on building a more integrated, connected, and resilient ASEAN community. So, ASEAN के बारे में बात करें तो it plays a crucial role in promoting regional stability and cooperation among Southeast Asian nations. And the summit provide a platform for the member countries to discuss pressing challenges and collaborate on solutions. आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है 10 कंट्रीज का इन साउथ ईस्ट एशिया। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1967 में बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, और 10 मेंबर कंट्रीज हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the first phase of the second Army Commanders Conference for the year 2024 being held? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2024 के लिए द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का जो पहला चरण है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, गैंगटोक, मुंबई या फिर बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया जाएगा गैंगटॉक, सिक्किम में। आप देख सकते हैं, द फर्स्ट phase of the second Army Commanders Conference for the year 2024 is being held in Gangtok, Sikkim. So the conference will serve as a forum for senior commanders to review current operational preparedness and discuss critical strategies. Defense Minister Rajnath Singh will address the senior leadership and discuss emerging security challenges. So the discussions will focus on multi-pronged national security strategy and the integration of civil-military fusion. इसके साथ ही जो सेकेंड फेज होगा इस कॉन्फ्रेंस का, उसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा फ्रॉम 28th to 29th of October 2024, focusing on the evolving geopolitical landscape and operational matters. तो आप ध्यान रखेंगे, सेकेंड आर्मी कमांडर्स का जो कॉन्फ्रेंस है उसका फर्स्ट फेज आयोजित किया जाएगा गैंगटॉक, सिक्किम में, और सेकेंड फेज उसका आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।